स्टूडेंट्स, आज आप लोग रिमेनिंग पार्ट ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज पढ़ेंगे जो कि क्वेश्चन नंबर 4 तक हुआ है। हमारे हाथ की बुक है, क्वेश्चन नंबर 4 तक हो चुका है, वहाँ तक का वीडियो आप लोग देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इंजेक्टिव प्रूफ करना है, तो ये तो आसान है, f(x)=x3, ये आप लोग प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये कहता है, गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन, एक fn है, fn(z) है एंड दूसरा फंक्शन है z(z), z है, such that गोफ इज इंजेक्टिव बट ही इज नॉट इंजेक्टिव। आपको ये प्रूफ करना है गोफ क्या है, इंजेक्टिव। इंजेक्टिव का मतलब समझ गए होंगे, 1 है, बट गोफ इज इंजेक्टिव बट जी इज नॉट इंजेक्टिव। जो फंक्शन जी है इज नॉट इंजेक्टिव, ये है क्वेश्चन। कहने का मतलब ये जो फंक्शन है n(z) है, दूसरा फंक्शन z(z). आप जानते हैं मतलब नेचुरल नंबर होता है और z मतलब क्या होता है, इंटीजर होता है। तो गोफ आप जानते हैं, गोफ क्या होता है, गोफ कंपोजिट फंक्शन होता है। कंपोजिट फंक्शन जी अगर हम इस तरीके से लिखा हो g(f(x) कहते हैं, ठीक है। गोफ के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। और जी जो फंक्शन है, इसको ये भी दिखाना है आपको कि इंजेक्टिव नहीं है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको ऐसा फंक्शन लेट करना है जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो फंक्शन लेट कर लीजिए, इसको आप लेट कर सकते हैं कि लेट f(x). अब देखिए यहाँ पर g के लिए इंजेक्टिव नहीं होने की बात कर रहा है, तो सीधी बात आप gx को लेट कर सकते हैं mod x। अगर gx को mod x लेट कर लीजिए तो निश्चित रूप से mod x जो है इंजेक्टिव नहीं होता है और गोफ इंजेक्टिव होना चाहिए। तो f(x) को क्या लेट करेंगे, f(x) को सबसे इजी है क्या, x लेट कर लेना। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखेंगे, गोफ को सॉल्व करिए, गोफ को इंजेक्टिव दिखाइए और जी को सबसे पहले गोफ को सॉल्व कर लेते हैं। तो गोफ x1 फॉर इंजेक्टिव मतलब 1, इतना आप समझते रहिए, इंजेक्टिव मतलब 1। गोफ x1 इक्वल टू इंजेक्टिव के लिए जैसे आप लोग करते थे पहले f(x1) इक्वल टू f(x2), यहाँ f(x) का मतलब गोफ x1 है, तो गोफ x1 इक्वल टू गोफ x2 करेंगे, ठीक है। अब गोफ का मतलब होता है g ऑफ f(x1) और इसका मतलब g ऑफ f(x2) हो गया, ठीक है। तो f(x1) के लिए क्या यूज करेंगे, अगर f(x) इक्वल टू x है, f(x) इक्वल टू x है, f(x1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और f(x2) इक्वल टू क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो gx1 इक्वल टू gx2, gx को क्या लेके किया, mod x, यहाँ क्या हो जाएगा, mod x1। भाई वैल्यू ऑफ फंक्शन है, gx2 के लिए mod x2 यूज हो जाएगा। फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं तो नेगेटिव नंबर इसमें आएगा नहीं, सीधे हम लिखेंगे कि देयरफॉर दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। यही फॉर्मूले की प्रूविंग होती है। अगर आपने f(x1) इक्वल टू f(x2) दिखाया या गोफ x1 इक्वल टू गोफ x2 दिखाया तो दिस इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 आ जाता है, तो आप कहते हैं देयरफॉर गोफ इज इंजेक्टिव। यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर गोफ इज इंजेक्टिव। ये इंजेक्टिव का केस तो हो गया। दूसरी कंडीशन, अब आपको ये भी दिखाना चाहिए कि g क्या है, इंजेक्टिव नहीं है, g इज नॉट इंजेक्टिव। तो g इंजेक्टिव नहीं है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए भी वही जो फार्मूला इसके लिए यूज किया हो इसके लिए यूज करेंगे। यहाँ लिखेंगे gx1 इक्वल टू gx2। अब आना क्या चाहिए, g फंक्शन क्या है, इंटीजर का है। तो अगर gx1 इक्वल टू gx2 है तो gx1 का वैल्यू क्या है, gx1 का वैल्यू है mod x1 इक्वल टू mod x2। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू प्लस माइनस x2, ठीक है, या x2 इक्वल टू प्लस माइनस x1। तो इस कंडीशन में आप कह सकते हैं यहाँ 1 को सेटिस्फाई नहीं है, g इज नॉट इंजेक्टिव। और वैसे भी आप देख सकते हैं, ये देखिए ये z है, इसको आप एग्जाम्पल से भी समझ लीजिए।
मान लीजिए यहाँ पर z है तो -1 -2 और 1 2 3 ये सब सारे टर्म्स रहेंगे। अब ये क्या है, gx इक्वल टू मॉड x है, तो जब आप x की जगह -1 लेंगे तो -1 का जो इमेज मिलेगा किसमें मिलेगा, 1 में मिलेगा। ठीक, -2 का किसमें मिलेगा, 2 में मिलेगा, क्योंकि -2 का मॉड वैल्यू 2 होता है। 1 का किसमें मिलेगा, वो भी 1 में, 2 का फिर 2 में। तो आप छोटे से एग्जांपल में ही देख लीजिए, ये वन वन को शो नहीं करता है। वन वन की डेफिनेशन आप जानते हो कि डिफरेंट एलिमेंट का इमेज जो होना चाहिए वो डिफरेंट होना चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट का इमेज डिफरेंट प्राप्त होता है तभी वन वन होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 है, उसको भी आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि उसमें ऑन टू होना चाहिए, फंक्शन कैसा हो, जैसे इसमें क्या था, अभी भी आपने इसमें दिखाया कि 1 1 हो बट g 1 1 ना हो। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया है, गिव एन एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, गिव एन एग्जांपल ऑफ टू फंक्शन, कैसा फंक्शन है, n to n है और दूसरा क्या है g, ये भी n to n है, g भी n to n है, such that both is on to। अब आपको यहाँ दिखाना है both is on to है both और f is not on to, f is not on to। ठीक है, ऐसा कोई फंक्शन आपको लेट करना चाहिए। तो सबसे पहले आप ये समझिए, यहाँ फिर एक कंपोजिट फंक्शन आया, आपको पता है ये कंडीशन कैसे क्रिएट होती है, कंपोजिट फंक्शन की f होता है, पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था, g होता है, इसको हम कई बार बता चुके हैं, ये a है, ये b है, या x y z अगर आप मानते हो, चलिए कोई दिक्कत नहीं, a b c, इसमें x एलिमेंट, इसमें y एलिमेंट, इसमें z एलिमेंट। आप जानते हो y इक्वल टू क्या होता है, fx, तो z इक्वल टू क्या होता है, ये भी आपको पता है, z इक्वल टू gy होता है। ठीक है, तो यहां से गॉस फंक्शन बनता है जिसका रिलेशन a टू c होता है। तो गॉस सच दैट कहां से कहां तक, a टू c से कंपोजिट होता है। यहाँ ये बी वाला जो सेट होता है एग्जिस्ट करता है, दोनों को कंपोज करता है। ठीक, तो हम आपको यहाँ सबसे पहले गिव एग्जांपल, एक ऐसा एग्जांपल आपको, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने लिया fx को x ले लिया, लेकिन यहाँ सिचुएशन ऑन टू की है, तो आपको फंक्शन भी उसी तरीके से लेट करना होगा। तो उसके लिए आप क्या लेट कर सकते हैं कि fx को f इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू के लिए यहाँ नेचुरल नंबर भी दिया गया है, तो निश्चित रूप से अगर आप x + 1 ले लेते हैं तो x + 1 के लिए 1 लेंगे तो 2 मिलेगा, 1 आपका सेफ बच जाएगा। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ऑन टू फिर ये 1 1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा और ऑन टू भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि 1 1 को तो सेटिस्फाई करेगा, सॉरी ऑन टू इसलिए नहीं करेगा, x + 1 लेने का तात्पर्य यहाँ आपको समझ लेना चाहिए कि जब आप एक एलिमेंट बच जाएगा, इसका कोई इमेज नहीं होगा, अभी हम उसको आप करके दिखा रहे हैं। और दूसरा जो gx को आप लेट करिए तो कुछ ऐसा लेट कर लीजिए कि जैसे इसमें इधर ले लेते हैं x -1 और where x is greater than 1 और 1 if x equal to 1, इस तरीके से लीजिए। ठीक है, ऐसा लेट करिए कि आपका जो ये टर्म्स दिया गया है वो ऑन टू आ जाए। और ऑन टू डेफिनेशन क्या होती है, जैसे आप बॉक्स को ऑन टू दिखा रहे हैं तो ऑन टू में y इक्वल टू fx दिखाना होता है, अगर बॉक्स दिखा रहे हैं तो z इक्वल टू gy दिखाना होता है। मतलब को डोमेन का ईच एलिमेंट, डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट का f इमेज हो, ठीक है, f इमेज प्राप्त होता हो, तो वहां पर ऑन टू सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि गॉस ऑन टू है या नहीं है। तो गॉस को ऑन टू, अब जैसे यहाँ पर देखिए n to n दिया गया है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है। चलिए एक नया फिगर बना लेते हैं, देखिए ऐसे, ये f है आपका, ये g है, a b c, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, 1 2 3 4 5 6 7 8 n। ठीक है, सब में n एलिमेंट्स हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें n एलिमेंट है, इसमें n एलिमेंट है और इसमें n एलिमेंट है। जब आप चेक करेंगे कि अब पहले आप ये देख लिए f ऑन टू है कि नहीं, है ना। ऑन टू के लिए क्या है, मतलब ऑन टू का मतलब क्या होना चाहिए कि ये जो y इक्वल टू एफ एक्स आ जाना चाहिए। मतलब जो कोडोमेन हो वो कोडोमेन डोमेन के हर एक एलिमेंट से कोडोमेन का प्रत्येक एलिमेंट y का प्रत्येक एलिमेंट x के किसी न किसी एलिमेंट्स का इमेज जरूर हो, तो वहां पर ऑन टू सेटिस्फाई होता है। तो यहां से आप देखिए, अगर आपने लिया f(x = x + 1) तो 1 लेने पर 1 का इमेज कहां मिलेगा, 2 में मिलेगा, 2 का 3 में, 3 का 4 में। यही चीज मैं आपको समझा रहा था, यही चीज मैं आपको समझा रहा था। तो ये क्या है, 1। तो आप यहां लिख सकते हैं y belongs to 1 in the given in the examples y belongs to 1, but लेकिन क्या है, y 1 में बिलोंग करता है लेकिन इसका x के किसी भी एलिमेंट का इमेज नहीं है। बट नो इमेज टू एनी एलिमेंट ऑफ डोमेन, यानी नो इमेज ऑफ एनी एलिमेंट इन x। सो f(x) इज नॉट इक्वल टू y। अतः यहाँ ऑन टू सेटिस्फाई नहीं है, ऑन टू डज नॉट सेटिस्फाई, मतलब ऑन टू सेटिस्फाई नहीं है। तो आपको ये जो हमें दिखाना था f इज नॉट ऑन टू, ये तो हमने दिखा दिया, पहले यही दिखा दिया। अब गोफ इज ऑन टू, ये कैसे आप दिखाओगे, ये भी दिखा देता हूं। देखिए गोफ का संबंध किससे होता है, a to c होता है। मतलब जो आपको इमेज दिखाना होगा वो a to c दिखाना होगा, a to c। अब इसको आप देखिए हियर, सी हियर। तो गोफ का डेफिनेशन क्या होता है, गोफ की डेफिनेशन होती है g ऑफ f(x), ठीक है। तो यहां पर गोफ का डोमेन क्या है, पूरा का पूरा नेचुरल नंबर है, ठीक है। और उसका कोडोमेन क्या है, ये पूरा का पूरा नेचुरल नंबर ये है। तो आइए यहां से चेक करते हैं। तो यहां से चेक करते हैं, गोफ x की जगह क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो यहां पर क्या प्राप्त होगा, बहुत आसानी से आप समझिए, गोफ 1 यहां पर होगा g ऑफ f1। अब f1 का वैल्यू क्या है, आइए बताते हैं। यहाँ x = 1 का करके चेक करिए, 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 मिलता है, यानी क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, g2 मिल जाएगा, g2। समझिए इस चीज को, f1 का वैल्यू x = 1 रखते हैं, 1 + 1 2, मतलब f1 का इमेज कहाँ मिला, 2 मिला। तो g2 का वैल्यू क्या है, इसको मैं रफ कर देता हूं, क्योंकि ऑन टू तो हमें प्रूफ करना था, वो तो हो गया है, तो इसको मैं रफ भी कर सकता हूं। ये देखिए, ठीक है। तो g2 का वैल्यू क्या है, अब आइए देखते हैं g2 का वैल्यू क्या है। जब हम g2 रखेंगे तो ये फंक्शन आपको जरा ध्यान से देखना होगा। g2 x = 2 आप रख रहे हैं, तो जैसे 2 रखेंगे x > 1 के लिए यहाँ 2 - 1 कहाँ इमेज मिलेगा भाई, 2 रखेंगे, कहाँ 2 रखेंगे, gx के 2 पार्ट है ना, एक ये है जो x > 1 है, x - 1, एक वो है जो x = 1 है। तो अब जब जैसे ही आप यहाँ 2 रखेंगे, 2 - 1, तो g2 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मतलब गोफ 1 का इमेज कहाँ मिला, 1 में मिला। अब गोफ 2 देख लीजिए, गोफ 2 देखेंगे, g ऑफ f2 हो जाएगा। तो g ऑफ f2 का वैल्यू 3 है, तो g3। अब g3 यहां रखेंगे, 3 - 1 क्या मिलेगा, 2। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाइए, आपको इधर 1 2 रखेंगे, इधर 1 2 मिलता चला जाएगा। तो इसी कंडीशन को आप ये कह सकते हैं, ये सेटिस्फाई हो गया कि यहाँ पर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं बच रहा है जिसका कि इमेज न प्राप्त हो। मतलब हर एक एलिमेंट का इमेज इसके डोमेन से प्राप्त हो रहा है, अतः यहाँ ऑन टू है। ये तो अपने एग्जाम्पल देखा, और हम इसको दूसरे तरीके से कैसे देख सकते हैं, और भी देखिए। हमने क्या कहा, जैसे आप कोई फंक्शन a to b f होता है तो y = f दिखाते हैं, तो वहां पर ऑन टू हो जाता है। तो क्या यहाँ z = gy कैसे दिखाएंगे, देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए। वैसे तो ये सफिशिएंट है। तो z = क्या होता है, gy। तो यहाँ gy की जगह क्या रखेंगे, y = होता है fx।
तो यहाँ क्या रख देंगे, फॉर एवरी एक्स वाई इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो यहाँ हो जाएगा गोफ ऑफ एक्स, मतलब z इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, गोफ ऑफ x प्राप्त हो गया। तो जैसे आप z इक्वल टू जी वाई से क्या प्राप्त कर लिए, गोफ x प्राप्त कर लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी डोमेन के इमेज हैं वो कोडोमेन के किसी न किसी एलिमेंट के से इमेज प्राप्त कर रहे हैं, अतः यहाँ पर ये ऑन टू सेटिस्फाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, तो जो सेटिस्फाई यही है, इतने से ही आप कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन को थोड़ा और अगर सॉल्व करना है, जैसे उसमें ऑन टू करते हैं, वैल्यू निकाल करके उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो जैसे उसमें प्राप्त होता था क्वेश्चन में y इक्वल टू एफ एक्स, वैसे इसमें भी z इक्वल टू जी वाई प्राप्त हो जाता है। तो फिलहाल एग्जाम्पल से ही आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट, क्वेश्चन नंबर 8, गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट x, कंसीडर px। नॉन एम्प्टी सेट मतलब अरिक्त समुच्चय, नॉन एम्प्टी सेट x है और उसका पावर सेट px है। आपको पता है, फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हो कि px क्या होता है, फिर भी याद दिला देते हैं। अगर मान लीजिए कोई x सेट है, इसमें a और b दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, इसके नंबर ऑफ सबसेट जो होते हैं, नंबर ऑफ, मैं px के बारे में बता रहा हूँ, नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर 2, क्योंकि यहाँ n इक्वल टू 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। कैसे कैसे 4 होंगे, एक तो 5 होगा, एक a होगा, एक b होगा, एक खुद का a भी होगा पूरा। ठीक है, तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं सबसेट्स ऑफ x, ये सबसेट्स ऑफ x है। तो px क्या होता है, आपको पता है, px को पावर सेट बोलते हैं, ये सबसेट्स का सेट होता है, इसी को px बोलते हैं। 2-3 क्वेश्चन में आया है, इसलिए इसको हम बता दिए, माइंड में ये चीज होना चाहिए कि कौन किसका सबसेट है। अब जैसे यहाँ पर इस a को क्या कहेंगे, ये a क्या है, बिलोंग करता है x से, और ये वाला a क्या है, ये सबसेट्स है x का। ठीक, लेकिन ये वाला a जो है, यही वाला a px के लिए क्या है, बिलोंग करेगा x के लिए, क्योंकि px के लिए एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 में px दिया था, which is the set of all subsets of x। px के लिए कह रहा है which is the set of all subset of x। px क्या है, px के बारे में कह रहा है which is all subsets of set of x, ये इसके बारे में कह रहा है। जी आगे देखते हैं, डिफाइन द रिलेशन r इन px, रिलेशन r को डिफाइन करिए। और फॉर सबसेट्स a b, a और b क्या है, सबसेट्स हैं, किसके सबसेट्स हैं, इन px, मतलब a b जो बिलोंग करेंगे वो px में बिलोंग करेंगे। a r b फैन ओनली इफ, रिलेशन जो दिया गया है a r b का जो रिलेशन दिया गया है, इफ एंड ओनली इफ a इज ए सबसेट ऑफ b। ठीक है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, इज एन इक्विवेलेंस मतलब तुल्यता संबंध है, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन px, px में ये इक्विवेलेंस रिलेशन है, इस चीज को आपको डिफाइन करना है। ठीक है, चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या किया जाता है, आपको पता है, इट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो रिलेटेड टू इटसेल्फ के लिए क्या करना होता है, मतलब a r a implies that a r a implies that a is a subset of b। तो प्रत्येक सेट अपने आप का भी सबसेट होता है, प्रत्येक सेट ईच सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो इस चीज को आप लिख सकते हो, मतलब ये सेटिस्फाई है फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू px। ठीक है, तो ये px में है, तो आप बहुत ही आसानी से इसको समझ सकते हो, रिफ्लेक्सिव सेटिस्फाई है। r इज रिफ्लेक्सिव, यहां लिख दीजिए r इज रिफ्लेक्सिव। अब दूसरा क्या, इक्विवेलेंस दिखाने के लिए दूसरा क्या दिखाने चल रहे हैं, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि अगर a r b ट्रू है
दिस इम्प्लाइज, तो क्या बी आर ए बी ट्रू है? नहीं ट्रू हो सकता। क्यों? क्योंकि मान लो ए सबसेट है बी के, तो क्या बी भी सबसेट हो ए के? तो जरूरी नहीं है, ऐसा तो कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि ए और बी सेम है, इक्वल है। और जब ए सबसेट होता है बी का, बी भी सबसेट होता है ए का, ऐसी कंडीशन में ए और बी बिल्कुल इक्वल होते हैं, सेम होते हैं। कभी कभी हम दो सेट को इक्वल दिखाने के लिए भी ऐसा दिखाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा है नहीं, ठीक है। तो ए रिलेटेड टू बी, बट इट इज नॉट कंपल्सरी या नेसेसरी दैट बी रिलेटेड टू ए। इट मीन्स अगर ए बी का सबसेट है तो बी ए का सबसेट हो, ये आवश्यक नहीं है, इसीलिए हमने इसको क्रॉस कर दिया। तो यहाँ लिखेंगे सिमेट्री, आर इज नॉट सिमेट्री, आर इज नॉट सिमेट्री, ठीक है। तो आर सिमेट्रिक नहीं है। तीसरा आता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो भी आपने ऊपर देखा कि रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक नहीं हुआ, तो इक्विवेलेंस तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी ट्रांजिटिव हम लोग दिखा देते हैं। तो ट्रांजिटिव दिखाइए कि अगर ए आर बी और बी आर सी, ए आर सी, ये तो सेटिस्फाई है, इसीलिए हम लिखते चले गए, क्योंकि ए सबसेट है बी का, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में है, सबसेट का मतलब सारे एलिमेंट बी में होना, और बी के सारे एलिमेंट सी में हैं, ध्यान समझिए। ए बी सी किससे बिलोंग करता है? पीएक्स में है सब। ए बी सी क्या है? सबसेट्स हैं। किसके सबसेट्स हैं? एक्स के सबसेट हैं। एक्स क्या है? नॉन एम्प्टी सेट है। तो ए सबसेट ऑफ बी मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में है, मतलब ए छोटा हुआ, बी के सारे एलिमेंट सी में है, मतलब सी सबसे बड़ा हुआ, सी में सबके एलिमेंट पाए जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हो ए इज सबसेट ऑफ सी, ए इज सबसेट ऑफ सी, देयरफॉर ट्रांजिटिव आर इज ट्रांजिटिव। मतलब बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं कि ट्रांजिटिव सेटिस्फाई है, लेकिन इक्विवेलेंस नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिमेट्रिक नहीं सेटिस्फाई है। देयरफॉर आर इज फंक्शन इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, पीएक्स इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर इज, लिखिए आर इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन पीएक्स। पीएक्स पर ये आर जो है इक्विवेलेंस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं करता। क्यों नहीं करता? ठीक है, ये समझ में आ गया होगा कि सिमेट्री नहीं है इसलिए नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ इसी तरीके का है। ये क्वेश्चन है तो बहुत आसान इस टाइप का, लेकिन अब फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए बच्चे थोड़ा सा इसको समझते हैं, कठिन होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करता है? गिव अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स, इसमें भी नॉन एम्प्टी सेट एक्स दिया गया है। नॉन एम्प्टी का मतलब आरेख समुच्चय एक्स दिया गया है, और इसके लिए भी पावर सेट पी एक्स दिया गया है, पी पावर सेट ऑफ एक्स, ठीक है। आगे और क्या देता है? एक बाइनरी ऑपरेशन देता है, बाइनरी ऑपरेशन पी एक्स बाई पी एक्स, और ये तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन ही है, आप पिछले वीडियो में देख चुके होंगे। गिवन बाई ए स्टार बी, गिवन बाई ए स्टार बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, इन पी एक्स। ए बी कहाँ है? पी एक्स में, पिछले क्वेश्चन की तरह। ए बी किसमें? पी एक्स में। पी एक्स क्या है? ठीक है, पावर सेट। तो आपको ये शो करना है, सो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स विद रिस्पेक्ट टू द गिवन ऑपरेशन। मतलब इसमें कहता है कि आपको शो करना है, सो दैट एक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। तो सीधे सीधे हम आइडेंटिटी एलिमेंट पर आएंगे। तो आप जानते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट का फार्मूला क्या होता है। शुरू करते हैं फार्मूला से। कैसे शुरू करेंगे? ए स्टार फार्मूला ये होता है, ए स्टार ए। यहाँ ए किससे बिलोंग करेगा? पी एक्स से बिलोंग करेगा। ए क्या है? सबसेट ऑफ एक्स है। ठीक पुराने क्वेश्चन की बेस पर है, उसको स्टडी करेंगे तो ये आधा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं कैसे आता है। स्टार के लिए क्या गिवन है? इंटरसेक्शन गिवन है, ए इंटरसेक्शन ई हो जाएगा, फिर भी यहाँ पर क्या रहेगा? ए। आगे इसमें कुछ चेंजिंग होने वाली है, देखिएगा।
और यहाँ भी हो सकता है, ये इंटरसेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। अब ए बिलोंग्स, ए इज सबसेट ऑफ, देखिए ए बिलोंग्स टू पी एक्स और क्या है, ए सबसेट है किसका, एक्स का। ए बिलोंग्स टू पी एक्स हमने बताया था कि जो नॉन एम्प्टी सेट दिया जाता है उसके लिए सबसेट का काम कर रहा है। ठीक है, आप चाहे कैपिटल ए ले लीजिए क्योंकि कैपिटल ए क्वेश्चन में गिवन है, नो प्रॉब्लम, कैपिटल ए ले लीजिए, ये क्वेश्चन में गिवन है तो कैपिटल ए आप ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ठीक, ए बिलोंग्स टू पी एक्स, ये सेट ए है जो कि पी एक्स में बिलोंग करता है, लेकिन ये इस एक्स के लिए सबसेट है। तो सबसेट का मतलब ए के सारे एलिमेंट एक्स में है, सबसेट का मतलब यही होता है। तो यहां पर ए की जगह हम एक्स को यूज कर सकते हैं। ठीक, और यहां पर अब आप क्या मिला, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू एक्स मिल गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आप बताइए क्या होगा। आप जानते हैं इंटरसेक्शन में जैसे दो एलिमेंट का इंटरसेक्शन लेते हैं और इंटरसेक्शन जो दोनों में कॉमन होता है वही लिया जाता है, मतलब ये मान के चलिए कि जो दोनों में छोटा होता है वो वही इंटरसेक्शन में आता है। तो इस दोनों में इंटरसेक्शन क्या आएगा, फिर ए आएगा, ई इक्वल टू क्या प्राप्त हो गया, एक्स प्राप्त हो गया, मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट आपको एक्स प्राप्त हो गया, एक प्रूविंग आपकी हो गई, सो दैट एक्स इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। दूसरी बात क्या प्रूव करने के लिए कहा है, इनवर्टिबल में भी आपको दिखाना है कि एक खुद का ही इनवर्स है, ये दिखाना है। ठीक है, तो दूसरा क्या दिखाना था, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पीएक्स विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। तो x ही इनवर्टिबल एलिमेंट भी है, तो फॉर इनवर्टिबल। अब आइए देखते हैं इनवर्टिबल के लिए। इनवर्टिबल के लिए क्या होता है, a स्टार b को लेते हैं, b क्या होता है, इनवर्स ऑफ a होता है, इक्वल टू b स्टार a भी लिया जाता है। a क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी b आनी चाहिए। तो a स्टार b स्टार a, तो यहां पर इनवर्टिबल के लिए भी x आए, उसके लिए जरूरी है a और b दो अलग अलग ना हो, a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन a इक्वल टू e क्या है, x है, ये भी आपको प्राप्त हो गया है x। तो कहने का मतलब ये है, यहां पर आपको समझना होगा a इंटरसेक्शन b x तभी आएगा और ये तभी पॉसिबल है जब हम क्या कहेंगे, a और b दो नहीं बल्कि सेम ही है। उस कंडीशन में आप कहते हैं कि a इंटरसेक्शन a इक्वल टू x, यानी a इक्वल टू b आप ऐसे भी कर सकते हैं, a इक्वल टू b इक्वल टू x, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है, मतलब जब a और b दोनों सेम रहेंगे, तो जब दोनों सेम रहेंगे तो उनका इंटरसेक्शन भी वही एलिमेंट आएगा, चाहे a आएगा चाहे b आएगा, और वो किसके इक्वल होगा, x इक्वल होगा। यही आपको दिखाना भी था, यही आपको दिखाना था कि x इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन Px विद रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। तो आप इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज द इनवर्टिबल ऑन Px। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, उसको भी देख लीजिए, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फाइंड नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 to n to itself। तो आपको क्वेश्चन नंबर 10 में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालना है। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन किसमें निकालना है, सेट क्या है, सेट है 1 to n। ठीक, मतलब इस तरीके का सेट है दोनों, और हाँ टू itself ऐसा निकालना है 1 to n का itself से, मतलब इधर भी n है इधर भी n है, x है y है, अगर इसको x1 x2 xn मानते हैं, y1 y2 ये y1 है, ये f है। तो इसके लिए हम नंबर ऑफ फंक्शन का जैसे मेथड बताया था वही मेथड इसमें भी लगेगा। तो x1 कैन टेक कितने इमेज लेगा, x1 कैन टेक n f इमेज। ठीक है, इसी तरीके से x2 कितना लेगा, n-1 लेगा, तो x3 कितना लेगा, n-2 इमेज लेगा। ठीक है, धीरे धीरे जब हम xn तक जाएंगे तो लास्ट में क्या बचेगा भाई, जब xn लास्ट एलिमेंट पे आएंगे
तो कोई एक ही इमेज मिल सकेगा, इसलिए ये इसके साथ भी ले सकता है, इसके साथ भी n के साथ ले सकता है। अब जब किसी एक के साथ ले लिया होगा फिर x2 उसको छोड़ करके इसलिए n-1 का दिया गया है। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शन हुआ, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन विल बी इक्वल टू n-1 n into n-1 into n-2 डैश 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 1 लास्ट में। तो आपको पता है किसका फार्मूला होता है, ये फैक्टोरियल n का फार्मूला होता है। तो जो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन हुआ वो फैक्टोरियल n हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखने से लग रहा है कि एक एलिमेंट यहाँ भी n एलिमेंट है, यहाँ भी n एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट एक ही साथ में जुड़ा रहा है। तो ये फार्मूला आप बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ तक आप लोग क्वेश्चन स्टडी करिए, क्वेश्चन नंबर 10 तक, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और हमने आपको बताया है कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आप लोगों को, या बीच में मैं क्वेश्चन भी छोड़ भी रहा हूँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9473565373। आपकी जितनी भी प्रॉब्लम है, हर प्रॉब्लम की संभव हेल्प की जाएगी हमारी तरफ से, इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।